18 अगस्त 1946 कलकत्ता। डायरेक्ट एक्शन डे को शुरू हुए 2 दिन हो चुके थे। कलकत्ता की गलियां खून से लथपथ थीं। हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा चुका था। मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने शहर को तबाही का मैदान बना दिया था। दुकानें जल रही थी, घरों में आग की लपटें उठ रही थी, सड़कों पर लाशें बिछी थी और गांधी और नेहरू जैसे बड़े नेता इस पूरे इंसिडेंट पर शांत बैठे थे। उनकी चुप्पी मानो दंगाइयों को और हौसला दे रही थी। लेकिन इस बेफिक्री से दूर कलकत्ता की एक हिंदू गली में जब मुस्लिम दंगाइयों का जत्था हिंदुओं को मारने पहुंचा, तभी एक 5 फुट 4 इंच का आदमी सामने आता है। दिखने में साधारण, लंबे बाल, चेहरे पे मूछें और घनी दाढ़ी, लेकिन हिम्मत में बेमिसाल। यह आदमी मुस्लिम लीग के दंगाइयों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जैसे ही मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने हिंदुओं पर अटैक करना शुरू किया, इस आदमी ने पूरे के पूरे जत्थे को अपने गणासे से काट डाला। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि कलकत्ता में जन्मे गोपाल पाठा थे। कहा जाता है अगर गोपाल पाठा ने ना किया होता तो शायद आज बंगाली हिंदूज एग्जिस्ट ही ना करते, क्योंकि कोलकाता पहले पाकिस्तान और आज बांग्लादेश का पार्ट हो जाता। और हम सब जानते हैं इन दोनों देशों ने हिंदुओं के साथ क्या किया है। लेकिन दुख की बात यह है आज अधिकतर लोग गोपाल पाठा के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग तो उनको हेट मॉन्गर तक कहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम गोपाल पाठा की असली कहानी बताएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ, गोपाल पाठा ने कैसे कलकत्ता को पाकिस्तान में जाने से बचाया और क्यों आज भी उनकी विरासत विवादों में है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 1940 का दशक भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग था। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, लेकिन सांप्रदायिक तनाव भी आसमान छू रहा था। साल 1906 में बनी मुस्लिम लीग लगातार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस से मिल रही हार के बाद कट्टर हो रही थी और इस पार्टी के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो 1940 में 23 मार्च को हुए लाहौर रेजोल्यूशन में कहते हैं हिंदू और मुसलमान एक देश में एक संविधान के नीचे नहीं रह सकते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में अपना एक अलग देश चाहिए ही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना की इस मांग ने हिंदू मुस्लिम के बीच चल रहे टेंशन को और भड़का दिया। हिस्टोरियन देवजानी सेनगुप्ता के अकॉर्डिंग जिन्ना की इस मांग ने बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की एक अलग जमीन तैयार कर दी। फिर आगे कुछ साल भले ही वर्ल्ड वॉर 2 और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चल रही उठापटक में बीते, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफर के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसके आते ही कम्युनल टेंशन एक बार फिर से बढ़ने लगी, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को जो प्रपोजल पेश किया था उसके अकॉर्डिंग भारत यूनाइटेड रहेगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को रूल करेगी, लेकिन यूनाइटेड भारत का स्ट्रक्चर फेडरल होता, यानी हिंदू डोमिनेटेड एरियाज और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को अलग अलग प्रांतों में डिवाइड किया जाता। उन्हें फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने की आजादी दी जाती। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इस प्लान के लिए राजी थे, लेकिन 10 जुलाई 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कांग्रेस कमीशन के इस प्लान को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसमें बदलाव कर सकती है, तब जिन्ना डर जाते हैं। जिन्ना को लगा कि अगर कमीशन का प्लान नहीं माना गया तो उससे कांग्रेस की दखल केंद्र सरकार में ज्यादा हो जाएगी और जिन्ना का अलग से पाकिस्तान बनाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसी डर से जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के इस पूरे प्लान को खारिज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी बाइकॉट किया और 16 अगस्त 1946 को यह कहते हुए डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी कि या तो डिवाइडेड इंडिया लेंगे या डिस्ट्रॉयड इंडिया लेंगे। जिसके बाद मुस्लिम लीग के लोगों ने कलकत्ता में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। सड़कों पर लाखों लोग जमा होने शुरू हो गए। शहीद मीनार पर मुस्लिम लीग की रैलियां निकलने शुरू हो गई। लोगों के हाथों में लाठियां, तलवारें और हथियार चमकने लगे। लड़के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारे गूंजने लगे। 16 अगस्त की दोपहर तक कत्लेआम अपने चरम पर पहुंच चुका था। कोलकाता के राजा बाजार, केला बागान, बर्रा बाजार, हर तरफ तबाही का मंजर था। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा था। हिंदू महिलाओं के साथ रेप की वारदातें सामने आने लगी। मुस्लिम लीग के लोग बस्तियों में घुसते और वहां पर कत्लेआम मचाते। 72 घंटों के भीतर कलकत्ता को खून से रंग दिया गया। ट्रकों में लाशें भरी जा रही थी। हुगली नदी खून से लाल हो रखी थी, लेकिन पुलिस वहां पर खामोश थी। इन 72 घंटों में 5000 से 10,000 लोग मारे जा चुके थे और 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके थे। और इन सब का असली गुनहगार मुस्लिम लीग के हुसैन शाहिद सोहरावर्दी थे, जो तब बंगाल के मुख्यमंत्री थे और इसलिए उन्होंने इस कत्लेआम को रोकने की कोशिश करने की बजाय इसको और बढ़ावा दिया। दोस्तों हिस्टोरियंस मानते हैं सोहरावर्दी ने भड़काऊ भाषण देकर न केवल भीड़ को उकसाया बल्कि दंगाइयों को खुली छूट दे दी। और जब कोलकाता के हिंदू अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब गांधी और नेहरू जैसे लीडर्स ने इधर देखने से भी इनकार कर दिया। लेकिन इसी बीच 5 फुट 4 इंच के गोपाल पाठा की एंट्री होती है, जो अत्याचारियों के खिलाफ होते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने लोगों को बचाना। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि गोपाल पाठा थे कौन, और जब कोई हिंदुओं को बचाने नहीं आया तब उन्होंने यह जिम्मा अकेले क्यों उठाया। देखिए गोपाल पाठा का पूरा नाम गोपाल चंद्र मुखर्जी था। वो 1913 में कलकत्ता में पैदा हुए थे। पाठा नाम उनकी बकरे की मीट की दुकान से पड़ा था, जो कलकत्ता की कॉलेज स्ट्रीट पर थी। लंबे बाल, मूछें और दाढ़ी वाले गोपाल पाठा दिखने में तो साधारण थे, लेकिन उनकी हिम्मत और रणनीति सबसे अलग उनको बनाती थी। पुलिस उन्हें गैंग लीडर मानती थी, लेकिन लोकल उनको रॉबिन हुड की तरह देखते थे।
वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य रह चुके थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल मानते थे। गोपाल अपना कुश्ती का अखाड़ा भी चलाते थे, जिसका फायदा उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी मिला था। तब उन्होंने अपने 800 से ज्यादा ट्रेंड पहलवानों के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनका साफ कहना था, जुल्म से मुक्ति बंदूक की नोक पर ही मिलती थी, और सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि इसको करके भी दिखाया। 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ, गोपाल शुरू में शांत थे। उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों से कहा, हिंसा ठीक नहीं है, हमको भाई भाई की तरह से रहना चाहिए। लेकिन जब लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा गूंजा और हिंदुओं का कत्ल शुरू हुआ, तो गोपाल पाठा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही एक्टिव हो गए। उन्होंने अपने वही अखाड़े की सेना फिर से तैयार की, और ये सब गोपाल पाठा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था, अगर कोलकाता को पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया तो अभी हिंदुओं पर जितना जुल्म हो रहा है ये उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। 18 अगस्त से गोपाल पाठा ने हिंदू प्रतिरोध का नेतृत्व करना शुरू किया। उनके साथियों की रणनीति थी, हिंदू मोहल्लों में बैरिकेडिंग्स लगाई जाए, लोगों को हथियार दिए जाए ताकि सब मिलकर दंगाइयों का मुकाबला कर सके। गोपाल पाठा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही कोलकाता से मुस्लिम लीग द्वारा शुरू किए गए दंगे को कुछ ही दिनों में शांत कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी कोशिशों से 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की जान बचाई जा सकी। गोपाल की इस वीरता ने मुस्लिम लीग को बैकफुट पर ला दिया, और डायरेक्ट एक्शन डे जिस मकसद से शुरू हुआ था वो मकसद गोपाल पाठा की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद भी 1946 में शुरू हिंसा अगले 1 साल तक कई जगहों पर चलती रही, लेकिन 1947 के बंटवारे के समय यह हिंसा एक बार फिर से तेज हो गई। लेकिन इस बार गोपाल पाठा पहले से प्रिपेयर्ड थे, इसलिए इस बार उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और बंगाली हिंदुओं को बचाने के लिए जो जो जरूरी था सब कुछ किया। बंगाल के हिंसा को देखकर गांधी अगस्त 1947 में कलकत्ता आते हैं, लोगों से हथियार डालने की अपील करते हैं, और गांधी की इस अपील पर लोग मान भी जाते हैं। लेकिन गोपाल पाठा को गांधी का सेकुलर रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए गोपाल ने न सरेंडर किया न ही अपने मिशन को रोका। उनका साफ कहना था, जब हमारी हिंदू बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, हिंदू भाइयों को मारा जा रहा था, तब गांधी कहां थे? तब गांधी को ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया? मैंने इन्हीं हथियारों से अपनी बहनों और भाइयों को बचाया है, इसलिए न मैं सरेंडर करूंगा न ही हथियार जमा करूंगा। मैंने अगर एक कील से भी किसी को मारा है तो वो कील भी मैं जमा नहीं करूंगा। दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से कई लोग गोपाल पाठा को मुस्लिम विरोधी मानते हैं। कहते हैं गोपाल पाठा ने डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम कई मुसलमानों को सिर्फ ईर्ष्या के चलते मार डाला। लेकिन उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने 2023 में एक इंटरव्यू में बताया था, उनके दादा गोपाल पाठा ने डायरेक्ट एक्शन डे में कई मुस्लिमों को बचाया भी था। वो अपने समय पर सेकुलर होने की मिसाल कायम किया करते थे। उनकी बकरे की दुकान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ग्राहक आते थे। इतिहासकार संदीप बंदोपाध्याय भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। संदीप ने 2014 में द हिंदू को बताया था, गोपाल कोई डिवाइसिव शख्स नहीं थे, उनका मकसद सिर्फ अपने इलाके को मुस्लिम लीग के हमलों से बचाना था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी आज़ादी हासिल करने के बाद उनको सरकार की तरफ से जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वैसा उनको कभी नहीं मिला। 1947 में आज़ादी के बाद ही गोपाल को पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में रखा, फिर भारत सरकार ने भी उनको जेल में डाल दिया। भारत सरकार ने उनकी एक्टिविटीज़ को वायलेंट माना। 1950 में सरकार ने एक बार फिर से उनको जेल भेजा, लेकिन 1952 में उनको रिहा कर दिया गया। वो आज़ादी के बाद कैसे रहे इसका पता हमको 1997 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से चलता है, जिसके अकॉर्डिंग उनका ऑफिस नेशनल रिलीफ सेंटर फॉर डेस्टिट्यूट्स के नाम से जाना जाता था, जहां एक चैरिटी क्लिनिक चलता था। उनके ऑफिस में बंगाली नायकों की तस्वीरें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी रहती थी, और इन द एंड गुमनामी का जीवन जीने वाले इस क्रांतिकारी ने 91 साल की उम्र में 10 फरवरी 2005 को अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, गोपाल पाठा की कहानी सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समय की कहानी है जब हिंदुओं को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। डायरेक्ट एक्शन डे ने दिखाया कि कट्टरपंथ कितना खतरनाक हो सकता है। गोपाल ने अपने हिम्मत और रणनीति से न सिर्फ हिंदुओं को बचाया, बल्कि मुस्लिम लीग को साफ संदेश दिया कि कलकत्ता भारत का ही रहेगा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब वक्त मुश्किल हो तो हार मानने से बेहतर है कि उसका डटकर मुकाबला किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है, आज गोपाल पाठा को बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी विरासत को या तो भुला दिया गया या उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। आज उन्हें याद करना जरूरी है ताकि हम इतिहास के उन पन्नों को ना भूलें जो खून से लिखे गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे और गोपाल पाठा पर एक मूवी भी आई है, द बंगाल फाइल्स। आई होप ये मूवी डायरेक्ट एक्शन डे और उसमें गोपाल पाठा के योगदान को जरूर सबके सामने लाएगी, जिसे ना ही कभी पढ़ाया गया और ना ही किसी को बताने दिया गया। आप गोपाल पाठा और डायरेक्ट एक्शन डे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।